वेस्ट बैंक के सल्फित इलाके के याकीर सेटलमेंट में कम से कम 12 इजरायली सेटलर्स की जो वाहनें हैं वो जा रही थी हथियारों से लैस एक फिलिस्तीनी सेटलमेंट पे हमला करने। 12 वाहन और उसमें सोचिए ट्रक्स थी, उसमें जीप्स थी, कुछ कार्स भी थी। उन 12 वाहनों को कम से कम 300 से 400 फिलिस्तीनी युवाओं ने, ये रेजिस्टेंस फाइटर्स ट्रेन नहीं थे, ये युवा थे, युवाओं ने रोका और उसके बाद युवाओं ने देसी हथियारों और पत्थरों से, गुलेलों से, बहुत दिनों बाद गुलेल का इस्तेमाल हुआ जो फर्स्ट और सेकंड इंतफादा में हुई थी, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ क्रूड बॉम्ब्स वहां पर छोड़े। 6 घंटा लड़ाई चली। देखिए, एक शब्दों के संख्या का एक महत्व होता है। 6 घंटे लड़ाई चली जिसमें अंत में कम से कम 14 सेटलर्स घायल हो गए बुरी तरीके से, उसमें से 2 के मारे जाने की खबर है। यह बड़ी घटना है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर आप पूरे वेस्ट बैंक के एक उसको देखिए जो माहौल वेस्ट बैंक में है, जिस तरीके से जेनिन में अब करीब 30 दिन हो गए हैं इजरायली फौजें लगातार घेरा डाले हैं, डिस्प्लेस कर रही हैं लोगों को, जो लेकिन जनता वापस आ रही है। उसके बाद आप देखिए तो तुलक्रेम में लगातार वहां इजरायली सोल्जर भी मारे जा रहे हैं, वहां पर इजराइल लगातार हमला भी कर रहा है। अभी तक कम से कम जेनिन में 25, तुलक्रेम में 14, इस तरह से अलग अलग जगह पे, ट्यूबस में भी 5 अलग अलग जगह पे फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन इजरायली सोल्जर्स कितने मारे गए हैं, कितने जो उसमें से घायल हुए, जो कि रोज 10-12 घायल हो रहे हैं। सल्फेट में आज ही 12 घायल हुए और 2 उसमें से मारे जाने की खबर है। ये जो देखिए एक सिलसिला बना हुआ है, इसमें आपको क्या लग रहा है? वेस्ट बैंक में पूरी स्थिति पलट गई और वहां पर एक जो अपर हैंड हमास ने ले लिया है। गाजा में तो वो जीत ही गया है, इसका ऐलान भी हो गया। गियोरा आइलैंड ने, जो इजराइल के जो जनरल्स प्लान के जो ऑथर थे, उन्होंने कहा कि हम एक आतंकवादी संगठन से लड़ रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी ये सोचना, हम गाजा की सरकार से लड़ रहे हैं। और ये सारी बातें जो हैं ये ट्रंप तक भी पहुंची हैं। ट्रंप का देखिए क्या है कि ट्रंप का एक इस तरह का उसको ये लग रहा है, जो कि और आज खुलासा हुआ कि ट्रंप के बहुत सारे ऐसे जो अंदर अमेरिका की लड़ाई चल रही है और इजराइल के मामले में गाजा को वो इस रूप में देख रहा है कि हमसे जो पिछले रिजीम में, यानी जो वेस्ट बैंक एक मांगा था कि वेस्ट बैंक की हमारी सॉवरेनिटी ट्रंप मान ले, वो ट्रंप ने मान ली 2019 में। उसके बाद जेरूसलम, अमेरिकन काउंसलेट तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट कर दिया, वो भी मतलब शिफ्ट करो ये नेतन्याहू के, वो भी वो मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि क्या गारंटी है कि अगर अमेरिका भी कुछ करता है, कुछ हस्तक्षेप करता है या कुछ बातों को आगे बढ़ाता है तो इजराइल उसका साथ देगा। तो उसमें चक्कर ये फंस रहा है कि सीज फायर देखिए, जैसे जैसे सीज फायर की दौर और बढ़ते जा रहे हैं, हर दौर में 6 दौर हो गए, 1000 मतलब आप सोचिए 767 और उससे आप मिला लीजिए 369, तो ये अपने आप में 1000 से ऊपर फिलिस्तीनी छूट चुके हैं अभी तक। अब 1000 से ऊपर जो फिलिस्तीनी छूट चुके हैं, और उसको लेके एक वीडियो भी आया यह्या सिनवार का एक खास स्टाइल था ऐसे करना, वैसे ऐसे ये, तो उन्होंने ऐसे करके उस वीडियो में वादा किया है उस फिलिस्तीनियों की माओ से। ये 7 अक्टूबर के पहले का वीडियो है और उन्होंने ऐसे करके कहा कि तुम्हारे बेटे, उन माओ से, तुम्हारे बेटे आजाद थे, आजाद हैं और आजाद तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, मिलेंगे तुम्हें आजाद। और वही हुआ, क्योंकि इतने भारी संख्या में फिलिस्तीनी छूटे हैं, उसमें फतह के लोग हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं। और उन्होंने कोई हमास के फाइटर्स की मां से नहीं कहा था, उन्होंने सारी फिलिस्तीनी माओ से के सामने संकल्प लिया था। और देखिए ये पूरा जो आंदोलन है, मंगल पांडे सेना को भी इससे इंस्पिरेशन मिल गया, क्योंकि मैं 3 ऐसे शब्द ढूंढ रहा था जो एक आंदोलन को, रेजिस्टेंस आंदोलन को डिफाइन करते हैं, और वो शब्द आ गए हैं। वो है फेथ, विल, डिग्निटी, यानी दीन, इच्छा शक्ति और संकल्प, दीन, संकल्प और गरिमा। उसको आप गरिमा भी कह सकते हैं, उसको मतलब जो एक डिग्निटी होती है। तो ये जो दीन, संकल्प, गरिमा या मर्यादा, जो भी, तो ये 3 जो शब्द हैं ये एक नई क्रांति के शब्द हैं। आज की दुनिया की क्रांति इन आधारों पे होगी। और ये जो 3 आधार हैं यही 1857 में आधार थे। यही उसके 1857 के जो जितने प्रोक्लेमेशंस हैं, ब्रिजेश कदर से लेकर, नाना साहब पेशवा से लेकर के, भागीरथ मिश्रा से लेकर के, मंगल पांडे से लेकर के, तमाम जो
लीडर्स थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह और अवंतीबाई लोधी, सब के जो वो थे, जो प्रोक्लेमेशन थे, उनमें यही बात कही गई थी। तो ये जो देखिए एक हिस्टोरिकल कनेक्शन बन रहा है, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता इस समय स्थिति ये, चाहे हम रिसोर्सेज से कभी कमजोर हों, कल हम मजबूत हो जाएंगे, और हम अकेले हों। आप ये मत समझिएगा कभी कि हम अकेले हैं और आइसोलेट हो जाएंगे। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक पूरी फौज है। सवाल यह है कि उसको सही टाइम पे एक्टिवेट किया जाता है। 7 अक्टूबर देखिए, उसकी तैयारी कितने साल से हो रही थी, मतलब कोई कह रहा है 10 साल, कोई कह रहा है 12 साल, कोई कह रहा है 2011 में जब ये सिनवार छूटे उसके बाद से। तो ये सारी चीजें जो एक राष्ट्रीय एक बोध के साथ सामने आती हैं, इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। ये अपने हिसाब से जो इसके प्लानर्स होते हैं उन्हीं के दिमाग में होता है। वो भी देखते हैं समय कि एग्जैक्टली कौन सा सही समय है जिसमें जब लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। एक बात देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो कुछ सवाल मैं आपके लूंगा, और उसमें बहुत सारे सवाल आ गए, और एक साथी ने इसको कहा कि अलग से आप लाइव करके और तब आप सवाल लीजिए और तब आप वहीं जवाब दीजिए। वो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी उस पर सोचा था, काजमी साहब भी इस तरह से करते हैं। तो वो मैं ये देखिए, अभी मैं उसको थर्सडे से शुरू कर पाऊंगा। आज मंडे है, कल ईरान का वीडियो आना है 7 बजे। अब उसमें कोई डिले और नहीं होगा, 7 बजे कल ईरान का वीडियो आना है। और उसके बाद मैं देखिए थर्सडे से वो जो एक लाइव का शो है उसका टाइम वही 7 बजे रखते हैं, वहां पर हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे। जो आ पाए, जो नहीं आ पाए उनको भी कोई इशू नहीं है, वो अगले दिन आ सकते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए, जो मैंने शॉर्ट एक बनाया था जिसमें ओसामा अशकर नाम के फिलिस्तीनी कैदी, जिन्होंने जेल में शादी की, अपनी वाइफ को देखा तक नहीं था, वो उनके लिए बरसों इंतजार करती रही। इतना खूबसूरत म्यूजिक उसमें मैंने डाला था। आप फिर से वो शॉर्ट देखिए और लोगों को भेजिए, वो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वो उस ओसामा अशकर ने आज निकल के, और उसको डिपोर्ट किया गया। सोचिए, अभी उसकी वाइफ से मिल नहीं पाए हैं वो उसकी वाइफ ट्रैवल करेंगी बाहर, उसको डिपोर्ट कर दिया है इजिप्ट में, और वो इजिप्ट से वो हो सकता है टूनिसिया, अल्जीरिया कहीं जाए, वहाँ उनकी वाइफ आएंगी। ये देखिए वो जो प्रेम कहानी, जो तुम मतलब मुक्ति के तूफान में एक बारिश की बूंद हो, इस तरह से जो खूबसूरत जो मैंने आपको दिखाया था, उसकी देखिए। और वो जो ओसामा अशकर है, ओसामा अशकर ने कहा कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की हमको दूर रखने की, लेकिन हम मिल के रहेंगे। और उन्होंने हम मिल के रहेंगे का मतलब अपनी धर्म पत्नी से, और उसके साथ साथ उन्होंने मिल के रहेंगे गाजा वासियों से। दोनों इसके अर्थ हैं। और ये जो सारी चीजें हैं देखिए, ये फिर वही बात आ जाती है कि एक कहीं ना कहीं दैवी ताकत है, और जो हमास के साथ है, जो हिंदुस्तान में भी इंसाफ की लड़ाई सच्चे मन से, सच्चे दिलो दिमाग से लड़ेगा, उसके साथ भी रहेगी। अब आप देखिए, अब यहां पर एक नई जो खबर आई है कि जो अमेरिका में हो रहा है, ट्रंप ने जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है, डीओजी, एलोन मस्क जिसके चीफ है, उन्होंने एक पूरी लिस्ट पब्लिश की है कि जो यूएस एड नाम की जो एनजीओ है अमेरिका की, उसने जो पैसे दिए हैं पूरी दुनिया भर में डेमोक्रेसी को बेहतर करने के नाम पे, उसने कम से कम 2 मिलियन से ज्यादा, मतलब $2 मिलियन से नहीं, सॉरी, 2 मिलियन करें, 20 मिलियन डॉलर, मतलब $2 करोड़, यानी करीब 150-200 करोड़ रुपए हो गया, उससे ज्यादा ही वो इन लोगों ने दिए थे, इंडिया को दिए फॉर इंश्योरिंग वोटर टर्नआउट। अब $2 करोड़ इंडिया को अमेरिका से आया, $2 करोड़ कि यहां पर वोटर टर्नआउट बेहतर हो। और पूरी दुनिया में कम से कम ये, मतलब आप सोचिए कि कहीं पर $486 मिलियन, कहीं 20 मिलियन, कहीं 19 मिलियन, नेपाल को 19 मिलियन, बांग्लादेश में देखिए अभी रिजीम चेंज हुआ, बांग्लादेश को ऐसे ही 20 मिलियन। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो देखिए सारी चीजें हैं, ये क्या है? ये अब सामने आ रही हैं, और इसको देखते हुए एक शक होता है कि जिस तरह से पैसा यूएस भेजता रहा, और ये केवल एक छोटी सी चीज है जो एक एलोन मस्क ने पकड़ी है। अभी ये तो अभी की बात है, और 2024 का भी पिछला चुनाव हुआ है, पता नहीं उसमें तो नहीं यूज हुआ है। अच्छा, उसमें एक और मजेदार बात हुई, जैसे ही ये बात आई सामने, एलोन मस्क ने एक ट्वीट करके जैसे इस बात को कहा, वैसे ही जो बीजेपी आईटी सेल के चीफ है अमित मालविया, उनका तुरंत ट्वीट आ गया कि ये देखना होगा कि ये पैसा किसके पास गया,
हमको तो नहीं मिला। आप देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। हम लोग को बेसिक बात जो हम लोग जानते हैं, और आप किसी भी पुलिस वाले से भी पूछ लीजिए, जब कोई कत्ल होता है और जो सबसे पहले आदमी कहता है कि मैंने नहीं किया, वो क्यों कहेगा मैंने नहीं किया? और ये बात देखिए हर जगह लागू होती है। जब भी ये इस बात में बहुत बार बीजेपी फंस चुकी है और भी बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। जो देश कराता है कुछ, या जो अब जैसे ये वाला पैसा है, इसमें अमित मालविया को ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमें नहीं मिला, या मतलब हमने तो नहीं लिया। इसको कहने का क्या मतलब, इसको कहने का क्या तात्पर्य था? तो देखिए, ये सारी चीजें अपने आप ये होती चली जा रही। जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी हर जगह चुनाव जीत रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो देखिए एक है, वो भी एक सच्चाई है, वो विपक्ष की कमजोरी है। और विपक्ष की कमजोरी इसमें भी, इन सब सवालों पे मोदी को चापना चाहिए, लेकिन अभी वो अडानी फोबिया से हटना चाहिए विपक्ष को, और केंद्रित करना चाहिए इन मुद्दों पे। और आपको बताएं, एक बड़ा मुद्दा, वहां पर जो बर्बन विस्की है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी मोदी ने स्लैश कर दी। और यहां पर जो इंडिया की जो लिकर लॉबी है वो तुरंत उठ खड़ी हुई है, और उसने और मोदी की जो सबसे बड़ी सपोर्टर थी वो देखिए मोदी के खिलाफ होती चली जा रही है। ऐसे ही जो अमेरिका से ये पता नहीं क्या क्या वादा करके आए हैं, ट्रंप के सामने बिल्कुल घिग्गी जैसे बंद गई थी, ऐसे मैंने कभी भी नरेंद्र मोदी को नहीं देखा। मैं एक विरोधी हूं उनका, फिर भी एक उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक एग्रेशन होता था कहीं भी वो जाते थे। इवन जब नेतन्याहू से मिले थे इजराइल में, वो बात नहीं दिखी। और बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं, आप इसमें उन दोनों की आप देख लीजिए, वो बात नहीं है। ये थोड़ा दुबके हुए से इस तरह से बैठे हुए। ट्रंप ने हल्की सी डांट भी लगाई, उन्हीं के मुंह पे कह दिया कि हम तारीफ लगाएंगे इंडिया पे, और आते ही मोदी ने ड्यूटी स्लैश कर दिया, यानी अपनी तरफ से पहले ही इनिशिएट कर दिया, इसके पहले कि अमेरिका कुछ टैरिफ्स लगाता भारतीय गुड्स जो बाहर जाते उन पे। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में आर्थिक संकट बढ़ेगा। आर्थिक संकट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी ज्यादा जो ताकतें हैं वो एक चेंज चाहेंगी, बदलाव चाहेंगी। और इस तरह से जो बीजेपी सोच रही है वैसा नहीं होने जा रहा, चाहे आरएसएस जितना भी जोर लगा ले। ये जो मुद्दे हैं, ये जो आर्थिक मुद्दे हैं, इन पे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। और इसमें जब एक तरफ 2024 में संविधान का मुद्दा था, अब देखिए आर्थिक मुद्दे आएंगे सामने। और जो राजनीतिक जो हम लोग सवाल उठा देंगे कि मंगल पांडे की स्टैच्यू नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अंग्रेज जो थे बर्बर, जिन्होंने 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को मारा 1857-1867 के बीच में, उनकी मेमोरियल्स लगे हुए हैं। उन अफसरों के अभी भी, लखनऊ से लेके बनारस से लेके, किसी भी राष्ट्र प्रेमी को जब आप ये बताइए तो उसका सर शर्म से झुक जाता है। उसके पास जवाब नहीं होता, बीजेपी के पास जवाब नहीं है। और इसमें जब हमने आंदोलन किया था मंगल पांडे सेना से 2017 में लखनऊ में, और कुछ अंग्रेज अफसरों की ग्रेव्स वगैरह पे हम लोग चढ़ गए थे कि इनको हटाओ, तो उसको लेके इंग्लैंड की गवर्नमेंट से उस समय मेरे खिलाफ एक पूरी वार्निंग आई थी, ये आई थी, मैंने उसको फाड़ के फेंकी थी लखनऊ पुलिस के सामने। और ऐसी की तैसी में जाओ और ये कह के मैं वहां से आया था, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ मुझसे कह सके। अभी भी बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का अंग्रेजों की सुनता है, अंग्रेज अमेरिका जो भी उन्हीं की सुनता है, उन्हीं के लिए वो काम करता है। अब आप देखिए, अब यहां पर जो एक जिफ्रिन एक जगह है, नहीं सॉरी ज़रीफिन। अब ज़रीफिन जो है, यहां पर भी एक घटना हुई। ये सेंट्रल जो ऑक्यूपाइड जो पैलेस्टाइन है, यानी जो अभी का इजराइल है, उसको हम लोग ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन कहते हैं, है तो वो पैलेस्टाइन ही। तो वहां पर एक ज़रीफिन एक जगह है, वहां पर एक फिर से वही कुल्हाड़ी वाली घटना, ऐसी मतलब जो एक कुल्हाड़ी से एक फिलिस्तीनी ने मारा था, इसके बारे में कल हमने आपको बताया था और परसों भी बताया था। तो वो वैसी घटना कुछ आज एक और हुई है। और इसके बारे में इजरायली ये कह रहे हैं कि हमने अभी उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, वो घटना हमने नहीं होने दी। लेकिन जो दूसरी जगह से खबर आ रही है कि वो ये आ रही है कि नहीं, घटना वो हो गई। उसके बाद देखिए लेबनान में आज बहुत ही एक जबरदस्त चीज हुई है। अब आप देखिए कि 18 फरवरी कल सीज फायर, मतलब इजराइल को विड्रॉ कर जाना था। 25 जनवरी डेट थी, उसने एक्सटेंशन मांगा था 18 फरवरी तक। अब इजराइल कह रहा है कि हम विड्रॉ कर जाएंगे, हम 5 जगह, लेकिन 5 जगह पे हम धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। अब उसको रोकने वाला कौन है? अमेरिका ने ना हाँ कहा है ना कहा है। लेकिन जो
लेबनान के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ आउन, उन्होंने कहा कि इजराइल को अपना एनिमी कहा। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारा एनिमी है, लेकिन हम अपने एनिमी, हम इंतजार करेंगे, हम वेट करेंगे, हम और तरह के दबाव डालेंगे, लेकिन अभी युद्ध में हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, अच्छा हिजबुल्लाह ने, अच्छा और आपको पता है, सबसे हिजबुल्लाह ने 5 ड्रोन मार दिए, 5 ड्रोन हिजबुल्लाह ने मारे हैं। और इसको, जिसको इजरायली जो सेना है और जो आईडीएफ है उसने छुपा के रखा है। दूसरी बात, नॉर्दर्न सेटलमेंट्स में लोग नहीं जा पा रहे हैं, डर रहे हैं, जो 5 ड्रोन और मार दिए। उसके बाद जो साउथ में सेटलमेंट्स हैं, जो यानी जहां पर हमास ने 7 अक्टूबर के बाद हमला किया था, वहां पर भी अभी इजरायली नहीं जा रहे हैं हमारे डर की, जबकि वहां से इजरायली फौजें हट गई हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि हमास ने गाजा और जो इजराइल का बॉर्डर है, या जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन जिसको कहें हम, उसका जो बॉर्डर है, उसमें एक बड़े हिस्से में एक्सप्लोसिव लगानी शुरू कर दी है, एक्सप्लोजिव लगाना शुरू कर दिया। यानी अगर इजराइल ने हमला किया, अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया, सीज फायर तोड़ने की जुर्रत की, तो प्राण पखूरे उड़ जाएंगे। वाहन के साथ कितने इजरायली मारे जाएंगे इसको अभी तक नहीं कहा जा सकता। वो दूसरा 7 अक्टूबर होगा, वो दूसरा 7 अक्टूबर होगा इजराइल के लिए। और ये बात जो है वो इजरायली भी समझ रहे हैं, ये बात नेतन्याहू भी समझ रहा है। इसीलिए देखिए, आज उसने एक लेबनान में स्ट्राइक ऑर्डर की। हमास के एक फाइटर, एक जो लेबनान के हमास के ऑपरेशन देखते थे, मोहम्मद शाहीन, उनका असैसिनेशन किया। अब उनके असैसिनेशन के पीछे कहा जा रहा है कि वो वेस्ट बैंक का काम लेबनान से संभालते थे। अब आप सोचिए कि ये भाई, तुम्हें कोई भी हमास का दिखेगा तुम उसको मारोगे, वो एक अलग बात होगी। लेकिन तुम कह दो कि वेस्ट बैंक की लड़ाई अलग है, लेबनान से रह के वेस्ट बैंक नहीं संभला जाता। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें जो इजराइल एक के बाद एक करता जा रहा है और दरिंदगी की हदें पार कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जेलों से जो लोग छूटे उन्होंने बहुत ही खतरनाक बातें बताई हैं। तो ये जो पूरी बातें हैं, ये देखिए, लेबनान से कहीं नहीं, वेस्ट बैंक का जो, वेस्ट बैंक में जो हो रहा है, ये वेस्ट बैंक की जनता और वेस्ट बैंक में जो हमास के लीडर्स हैं वो तय कर रहे हैं। और उनका तुम्हें नाम नहीं पता, सच्चाई है, क्योंकि तुम जिसको पकड़ते हो दूसरा पैदा हो जाता है, तुम इसको पकड़ते हो दूसरा पैदा हो जाता है। हमें बार बार होता। आज कम से कम पिछले 24 घंटे में मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, 3 दिन से 36 हुए थे, परसों, कल हुए थे शायद 32, उसके बाद नहीं, कल हुए थे 42, आज भी करीब 38 इंस्टेंसेस हो चुके हैं जिसमें डायरेक्ट क्लैशेस हमास के, ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के, पैलेस्टीनियन जनता के, इजरायली सेटलर्स और आईडीएफ से हुए हैं 38। और उन 38 से मैंने बताया सबसे बड़ी घटना जो सल्फित की है, जिसमें कितने सेटलर्स मारे गए। 6 घंटे लड़ाई चली है उसमें इजरायली। अब बताइए, अब 6 घंटे लड़ाई चली, आईडीएफ कहां थी? अगर वहां पर इजरायली सेटलर्स थे, वो लड़ रहे थे, तो आईडीएफ कहां थी? आईडीएफ क्यों नहीं आई? ये देखिए, यही सब सवाल इजराइल में अंदरूनी संकट बढ़ा रहे। और एक चीज आपको और बताएं कि जब मोहम्मद शाहीन का जब असैसिनेशन का एक वो आया, तो नेतन्याहू एक कोर्ट हियरिंग में थे, जो उनके खिलाफ केस चल रहा है, और उनके पास चिट आई जिसमें कुछ लिखा था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है। फिर वो बाहर गए, उन्होंने असैसिनेशन ऑर्डर किया और वापस आके अपना केस सुनने लगे। अब बताइए, यह हालत है। आपने कभी ऐसा सुना है कहीं होते हुए? नेतन्याहू जैसा आदमी वॉर के समय जब उसने सब कह दिया है कि हम ही देश हैं, हम ही सब कुछ हैं, उसको तब भी घसीट के लिटरली उसको उसके जो एंटी फोर्सेस है इजराइल में, उसको घसीट के कोर्ट ले जा रही है। उसको कोर्ट से बाहर आके ऑर्डर देना हो रहा है, मतलब देना पड़ रहा है कि हाँ ठीक है, तुम अभी मारो, और फिर आके वो अपनी कोर्ट के, मतलब ये आप बताइए, इस तरीके की ग्रोटेस्क टाइप की, अजीब विभत्स टाइप की कॉमेडी, ये आपने कहीं नहीं देखी। और एक चीज और बताएं आपको कि जो प्रिजनर्स निकले हैं, उन्होंने जो बताया है, आप बस इतना समझ लीजिए, उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी चीज हमारे साथ नहीं हुई जो हिटलर ने जूस के साथ नहीं की थी। ये उन्होंने कहा कि वो जो बातें जो हम लोग को सुनाई जाती थी कि हिटलर ने पूरा बच्चों, मतलब वो पूरा हिटलर के जो कुछ डॉक्टर्स थे, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते थे, उनको चीर देते थे, उनको ये कर देते थे। उसके बाद मतलब दिल दहला देने वाली बात, उसके बाद इन लोगों को महीनों नहाने नहीं दिया जाता था, शैम्पू नहीं करने दिया जाता था,
और कितनी बढ़िया तरह से होस्टेजेस को रखा। एक चीज आपको और बता दें, एलेक्जेंडर तुब्रुनोव जो एक होस्टेज रिलीज हुआ, जो 6 बैच में जो ये परसों रिलीज हुआ, उसमें मतलब 15 फरवरी को एलेक्जेंडर तुब्रुनोव का एक वीडियो आया रिलीज के जस्ट पहले। उस वीडियो में क्या दिखाया गया, उसमें ये दिखाया गया, और ये एलेक्जेंडर तुब्रुनोव वही अमेजोन वाला, तो वो दिखाया गया, उसमें वो टहल रहा है, बीचेस में घूम रहा है, फिशिंग कर रहा है, वो फिशिंग कर रहा है, खुले में घूम रहा है। हम लोग तो सोचते थे कि टनल में जो हैं, जो सारे प्रिजनर्स हैं वो टनल में होंगे, लेकिन वो बकायदा फिशिंग कर रहा है, घूम रहा है खुली हवा में, दिख रहा है पूरा वीडियो में। अब आप बताओ। और इसके बाद जो हमास के पास फिलिस्तीनी जो कई प्रिजनर्स अभी बाकी हैं, उनके परिवार वालों ने, वो परसों रात से आंदोलन कर रहे हैं, आज उन्होंने भूख हड़ताल भी की, और उसमें जो एक महिला है जिसका एक बेटा अभी भी हमास की कैद में है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि हमास, ये जो इजराइल कह रहा है कि हमास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, यार तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बाप तो तुम बनते थे अपने को, नेतन्याहू अपने को बनता था ना, काहिल टाइप का आदमी। तुम अपने को कहते थे ये काहिल देश हो गया है, और ये ऐसी चुनी चुनी उत्तर प्रदेश की गालियां हैं जो केवल मैं दे सकता हूं। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि जो इजराइल तुम साले थे ना, तुम अपने को कहते थे कि हम जो हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बाप हैं। क्या हुआ? अभी इलाहाबाद की सड़क होती तो मैं बताता क्या हुआ, फिर अच्छी तरह अच्छी भाषा में बातचीत होती, बुलेट राजा टाइप बातचीत। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, जो पूरी एक सिचुएशन है उसमें इजराइल ये अब कह रहे हैं कि हमास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। हमास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, तो जो मां है, जो एक हमास के पास फिलिस्तीनी कैदी है, उसकी मां, वो ये कह रही है कि नहीं, हमास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं कर रहा है, नेतन्याहू अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। नेतन्याहू को पूरा सीज फायर इंप्लीमेंट करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज 2 मार्च तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो सेकेंड फेज है, और आपको एक चीज बता दें, इजराइल की मजबूरी है सेकेंड फेज में जाना, और जैसे ही सेकेंड फेज शुरू होता है इजराइल की हार का ऐलान हो जाएगा। ऑलरेडी हो चुका है। अब कितनी बार कितने लोगों के मुंह से कहलवाओगे? सबने कह दिया है, बस एक सरकार को ऑफिशियली कहना है, वो भी भाई सरकार ऑफिशियली तो कहेगी नहीं, कहने की जरूरत भी नहीं। लेकिन हमास भी अब इस चीज पे आ गया है। देखिए, अभी क्या है, एक समय होता था जब हर चीज अनाउंस करनी पड़ती थी। आजकल जो दौर है एक्शन का, कि आप थ्योरी में कुछ भी कहिए, जैसे ट्रंप ने कह दिया कुछ, इन्होंने कुछ कह दिया, नहीं, एक्शन में तुम क्या कर रहे हो? अब इससे लोग जज करते हैं जमीन पे क्या हो रहा है। हमास केंद्रित कर रहा है जमीन पे अपने सारे संदेश, अपनी सारी मैसेजेस। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी नंबर 1 मीडिया को क्या मैसेज देना, उसमें नंबर 1। जबकि कोई CNN, BBC कोई इस तरह का नहीं था। जो अभी तक 6 बैचेस में प्रिजनर्स रिलीज हुए, लेकिन हमास ने ऐसी की तैसी सबकी कर दी। अपने कैमरेज लेके उसने ऐसा सोशल मीडिया में फैलाया कि BBC से लेके CNN से लेके ये तमाम जो साले अलाउड नहीं है वहां, उनको भी अपने यहां दिखाना पड़ा। ये जो पूरी सिचुएशन लाके आज हमास ने जिस तरीके से नंगा कर दिया सबको, और अब वो ताल ठोक के कह रहा है कि तुम सीज फायर तोड़ो। वहां पर एक्सप्लोजिव्स बिछे हैं, कई किलोमीटर्स में एक्सप्लोजिव्स बिछे हैं। अभी तो 5000 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, जो ये लोग कह रहे हैं असली संख्या 10 भी हो सकती, 15 भी, 20 भी। अभी जो ये लोग कह रहे हैं 5000 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं, जो नया उनका चीफ ऑफ स्टाफ कह रहा है। और उसके बाद कितने मारे जाएंगे, हो सकता है 2-3 दिन में इस बार 2-2.5 हजार मार दिए जाए, तब क्या होगा? तब वो तो पूरा सीधे मौत के मुंह में जाना है ना। आप अटैक कर ही नहीं सकते। अब नहीं होगा अटैक, क्योंकि आपने, अब कहां से आप करोगे? उधर से आप करोगे, इधर से करोगे। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजराइल की फोर्सेस हैं, वो अगर साउथ से नॉर्थ जाने की कोशिश की, बीच में हमास उनको एम्बुश कर देगा। उसके बाद अगर गाजा में फिर से घुसना है, क्योंकि आप तो विड्रॉ कर चुके हो, निजरीम कॉरिडोर आपने खाली कर दिया है, फिर से आप घुसोगे, वहां पर एक्सप्लोजिव्स बिछे हुए हैं। तो कोई ऐसा रास्ता हमास ने नहीं छोड़ा है कि जिससे इजराइल सीज फायर कंटिन्यू कर सके। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, सीज फायर अभी चलेगा। कोई बहुत इस तरह की घटना हो जाए, कोई एक बड़ा इवेंट, नेतन्याहू का क्या है कि अब हम ईरान पे केंद्रित कर रहे हैं। अब मतलब तुम यहां कुछ नहीं उखाड़ पाए,
लेबनान से तुम विड्रॉ कर रहे हो, लेबनान में तुम हार गए थे, उसके लिए तुमने संधि की। सीरिया में तुम्हें घेरा जा रहा है, सीरिया में लगातार जो रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं वो आगे बढ़ रही हैं और इजराइल वहां कुछ नहीं कर पा रहा है। इजराइल की फोर्सेस के खिलाफ गोली चल रही है। अभी एक घटना हुई जब एचटीएस के लोगों और जो लेबनान बॉर्डर पे जो संघर्ष हुआ, इसमें बहुत सारे जो शिया क्लैंस थे उन्होंने एचटीएस फोर्सेस को पीछे किया, 10 से ऊपर एचटीएस के फोर्सेस को मार दिया। ये इजराइल आया उनको बचाने, उनको बैकअप देने एयरफोर्स का, और वो इजराइल फेल हो गया, वहां उसकी एयरफोर्स फेल हो गई। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये देखिए नया दौर है, नए दौर में नई बातें होती हैं, नया एक नई दुनिया बन रही है। और नई दुनिया जो तुमने वादा किया था वो सबने देख ली कि वो नई दुनिया फर्जी थी। उसमें अमेरिका इजराइल का वर्चस्व था कि पूरी दुनिया में उनका राज होगा। अब जो हम नई दुनिया बना रहे हैं, जो रेजिस्टेंस फाइटर, जो हमास मैसेज दे रहा है, हिजबुल्लाह मैसेज दे रहा है, यमन दे रहा है, जो ईरान दे रहा है, जो इराक दे रहा है, जो सीरिया का रेजिस्टेंस दे रहा है, जो वेस्ट बैंक दे रहा है, जो गाजा दे रहा है, वो ये मैसेज दे रहा है कि नई दुनिया ये होगी जिसमें रेजिस्टेंस का बोलबाला होगा। तुमसे अच्छी तरह टेक्नोलॉजी हम संभाल सकते हैं, तुमसे अच्छी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम संभाल सकते हैं, तुमसे अच्छी तरह हथियार हम बना सकते हैं, और तुमसे अच्छी तरह हम इंसान का एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे बर्ताव करे ये हम सिखा सकते हैं। तो ये देखिए मैसेज है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको बता दें कल 7 बजे ईरान का वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।